साथियों नमस्ते। साथियों, काउंसलिंग साइकोलॉजी की सीरीज का आज है पार्ट थर्ड का वीडियो। आज हम लोग जानेंगे कि एक काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी दक्षताएं क्या होती हैं, क्या क्या उनमें विशेषता होनी चाहिए ताकि वो एक काउंसलिंग पर कर पाए। जिस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों पार्ट सेकंड में पढ़ा था कि काउंसलिंग क्या होता है और उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसी प्रकार से आज इसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ काउंसलर। आइए दोस्तों इसको स्लाइड के माध्यम से डिटेल्ड वे में समझते हैं एक काउंसलर की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ काउंसलर यानी कि जो परामर्शदाता है उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसमें किस किस तरह की गुण होने चाहिए, उनको आज हम लोग डीपली समझेंगे, उन पर बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, परामर्शदाता की जो शिक्षा और प्रशिक्षण के 3 क्षेत्र बताए गए हैं जिनके माध्यम से उसमें उस तरह की चीजें होनी चाहिए। देखिए, सामान्य शिक्षा की परामर्श, सामान्य शिक्षा और परामर्श के विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण और दक्षता का विकास। देखिए इन दोस्तों 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि एक काउंसलर्स में क्या क्या चीजें हैं और वो किस प्रकार से काउंसलिंग करता है और उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं एक काउंसलिंग प्रोसेस को। इसको आइए जानेंगे और जानेंगे साथ में ये जो परामर्शन के विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण और दक्षता के विकास है, इसके दोस्तों कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे और जानेंगे कि क्या है कि निर्देशन एवं परामर्श का सिद्धांत और दर्शन, इस तरीके की चीजें को एक काउंसलर को आना चाहिए। मानव व्यवहार की गत्यात्मकता की उसमें समझ होनी चाहिए। व्यक्तियों के अध्ययन की मूल्यांकन की विधियां उसको आनी चाहिए। प्राप्त आंकड़ों का परामर्श कार्य हेतु उपयोग में लाने की उसमें दक्षता होनी चाहिए। जिस तरीके के आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनका उपयोग करके किस प्रकार की काउंसलिंग करनी है। शासकीय एवं उपयोगी संबंधों की स्थापना और उनका अनुरक्षण आना चाहिए। मूल्यांकन एवं शोध कार्य संपन्न करने हेतु शोध विधियों का ज्ञान होना चाहिए। प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए आवश्यक तैयारी और मित्रों ये जो एक बिंदु देखेंगे, नैतिक संहिता की उसको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही व्यावसायिक संगठनों में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। इस तरीके की चीजें एक काउंसलर में, एक परामर्शदाता में व्याप्त होनी चाहिए। मित्रों जब आगे देखेंगे कि जो परामर्शदाता की दक्षताओं पे हम लोग जब बातचीत करेंगे कि उसमें किस किस प्रकार की स्किल्स होनी चाहिए, उन स्किल्स पर चर्चा करेंगे। वो जितनी अच्छी स्किल्स होती हैं व्यक्ति उतनी अच्छी काउंसलिंग कर पाता है। तो एक काउंसलिंग के देखिए दोस्तों स्किल्स पर बातचीत करेंगे कि इन दक्षताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। और उन 3 श्रेणियों को मित्रों, ये जो सामान्य दक्षताएं हैं उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक बड़े मनोवैज्ञानिक थे इन स्किम 2000 में, इन्होंने 6 सामान्य दक्षताएं बताई थी। जिस प्रकार से हम लोगों ने पीछे 3 पॉइंट पढ़े थे ना मित्रों, ये सामान्य दक्षताएं और उसके बाद परामर्शन के विशिष्ट क्षेत्र में परीक्षण और दक्षता का विकास, इन चीजों का होना बहुत आवश्यक है काउंसलिंग करने के लिए। उसी का ये पार्ट जब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसकी दक्षताओं के बारे में। तो मित्रों इन 6 पॉइंट को आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आपको किसी की काउंसलिंग करनी है, इन 6 बिंदुओं का, इन 6 बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। क्लाइंट के साथ संपर्क स्थापित करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए। अगर कोई आया है उससे किस प्रकार से पॉजिटिव वे में उसके साथ कांटेक्ट स्थापित करना है, यानी कि संपर्क स्थापित करना है। परामर्श दशा संरचना सुनिश्चित करने की दक्षता होनी चाहिए, यानी कि परामर्शन की जो दशा होगी उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, उसकी कंडीशन क्या है, इन सब बातों का ध्यान होना चाहिए। उसकी संरचना सुनिश्चित किस प्रकार से करेंगे ये आना चाहिए। और उसके बाद आना चाहिए परामर्श संबंध को विकसित करने की दक्षता, यानी कि जो एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग होती है, रेपो बिल्डिंग होती है, वो करना आना चाहिए एक काउंसलर को। उसके बाद क्लाइंट के साथ अंतःक्रियात्मक के विकास और अनुरक्षण की दक्षता आनी चाहिए। अपने कार्य और आत्म मूल्यांकन की दक्षता, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका जो मूल्यांकन होगा उसकी दक्षता की दक्षता आप में होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो लास्ट है, परामर्श
और उपचारात्मक प्रक्रिया में स्वयं का अनुसरण, यानी कि आप अपनी मॉनिटरिंग इस प्रकार से कर रहे हैं, ये भी आपको आना चाहिए। ये 6 दोस्तों सामान्य दक्षताओं के जो बिंदु थे, इन बिंदुओं को आप गहनता से चर्चा करेंगे, इन पर विचार करेंगे, इन पर ध्यान करेंगे, तब आप जान पाएंगे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए इन बातों का महत्व क्यों है, क्यों इन बातों पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में जब देखेंगे, ये तो दोस्तों में पुस्तक से जो चित्र लिए गए हैं, इनमें आंतरिक दक्षता और बाह्य दक्षताओं के विषय में चर्चा करी है प्रथम श्रेणी में। अब जानेंगे इसमें आंतरिक दक्षताएं क्या है, बाह्य दक्षताएं क्या। आंतरिक दक्षताओं में अवलोकन आना चाहिए, सुनना, संवेदनाओं, संवेगों, विचारों, प्रतिबिंबों की पहचान के लिए शरीर की भाषा का अध्ययन, इन सभी चीजों का गहन अध्ययन बहुत आवश्यक है। तटस्थता, मूल्यांकन, निर्णय, ये बहुत आवश्यक है। विभेदन क्षमता होनी चाहिए, आत्म प्रत्यावर्तन होना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, परामर्शदाता के बारे में, अन्य व्यक्तियों, परामर्श के अनुभवों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जो बाह्य दक्षता शामिल की गई है, ध्यान देना, अभिवादन, सक्रिय श्रवण, यानी कि एक्टिव आपको होके सुनना पड़ेगा उसको, अनुभूतियां उसका अभिव्यक्त करना, संक्षेप करना, व्याख्या करना, इन सभी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रश्न पूछना दोस्तों, संविधा, उद्देश्य एवं वरीयता का वर्णन करना पड़ेगा, परामर्शन की भूमिका को स्पष्ट करना पड़ेगा, प्रदत्त अभिलेखन एवं आधुनिक ऑडियो वीडियो तकनीकी से दक्षता, ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके बाद द्वितीय श्रेणी में कार्य करने के लिए ये जो क्लाइंट के साथ जो बातचीत की जाती है, उसका परीक्षण मूल्यांकन करने के लिए टेप रिकॉर्डिंग करना तथा संबंधों का निर्णय करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य दक्षता की आवश्यकता होती है। ये प्रमुख दक्षताएं भी कुछ इस प्रकार से हैं। प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछे उनका अभिलेखन का कारण परामर्शी को स्पष्ट करना, उद्देश्य का वर्णन करना, वरीयता का वर्णन करना, कुछ क्लाइंट को परानुभूति, सम्मान और सुसंगत रूप से इनकार करना, ठीक ढंग से टेप रिकॉर्डिंग करना। अच्छा मित्रों, ये जो पॉइंट है ये भी बड़ा विशेष है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनकी बातों को किस प्रकार से आपको इनकार करना है, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। परानुभूति, सम्मान और सुसंगतता के साथ आपको उन चीजों को इनकार करना है। क्लाइंट के साथ संवाद, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना और परामर्शन के बारे में अर्पण संगठनों, रेफरल ऑर्गेनाइजेशन को चिन्हित करना, कार्य में संपूर्ण ऊर्जा के साथ बाधक तत्वों जैसे चिंता, परामर्शदाता को पसंद न करना आदि, इन बातों को मुक्त होकर कार्य करना, अवलोकन करना, ध्यान पूर्वक सुनना, सहजीकरण, बाह्य दक्षता, इन सभी बिंदुओं का दोस्तों विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसको और आगे जब देखेंगे स्लाइड में, तब मित्रों जो परामर्शदाता की अभी हम लोगों ने 3 बातों पर चर्चा करी थी, उन्हीं में से 2 ये है, परामर्शदाता की जो विशद और सूक्ष्म दक्षताएं हैं वो क्या है, और उसके बाद परामर्शदाता की आनुषांगिक दक्षताएं जो हैं वो क्या है। अब ये देखिए दोस्तों, सुनना, सार संक्षेपण और अनुभूतियों का प्रतिबिंब करने की योग्यता, इस तरीके का आता है विशद और सूक्ष्मताओं में। सूक्ष्म दक्षता का अधिगम और अभ्यास करके परामर्शदाता परामर्शी को अंतःकरण से स्वीकार किए बिना परानुभूति और सहमति संप्रेषित कर सकता है मित्रों। और उसके बाद जब अनुषांगिकता में देखेंगे तो अर्पण प्राप्त करना, सुरक्षा, परामर्शक परिवेश की भौतिक सज्जा का निर्माण, अभिलेख, व्यक्ति का विवरण एवं व्यक्तित्व का अध्ययन, इस तरह की मित्रों चीजें एक काउंसलिंग को ध्यान रखनी पड़ती है। और ये जो जिस प्रकार की दक्षताएं आपने सभी पॉइंट्स को देखा अच्छे से, उसके विषय में चर्चा, और इन सभी बातों को मित्रों केवल बातों के तौर पर मत लीजिए। जब एक काउंसलर काउंसलिंग करता है, वास्तव में उसके पीछे कितने प्रकार के घटक कार्य कर रहे होते हैं, कौन कौन सी चीजें अप्लाई होती है, कौन सी थेरेपी के लिए उसको भेजना है, काउंसलिंग करने के दौरान क्या क्या चीज नोटिस करना है, क्या नोट डाउन करना है, किस प्रकार से रिकॉर्डिंग करनी है, और किस प्रकार से चीजों को विश्लेषित करना है, और उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, परामर्शी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाना है, और किस प्रकार से उसको समायोजन करने लायक बनाना है, ये एक काउंसलिंग को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है, चीजों को सुव्यवस्थित करने के लिए और समायोजित करने के लिए। ये जितने भी स्लाइड्स आपने देखी हैं, ये जो परामर्श की दक्षताएं, ये बिंदु जो 6 बिंदु बताए गए हैं, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको स्मरण में रखना है। और ये जो विशेषताएं बताई गई हैं एक काउंसलर में, ये विशेषताएं मित्रों होनी चाहिए एक काउंसलर में। और जैसे कि
पिछले लेक्चर्स में हम सभी ने डिस्कस भी किया है कि मित्रों जो जो काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग कर कोई भी सकता है। मित्रों जो काउंसलिंग होती है वह आपका मित्र कर सकता है, आपका साथी कर सकता है, आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा व्यक्ति है वो कर सकता है, आपके घर परिवार वाले कर सकते हैं, आपके माता पिता भाई बहन कर सकते हैं। परंतु एक मनोवैज्ञानिक के पास जाकर जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक संक्रियाएं होती हैं वो उस पर आरोपित होती है, वो उस पर सम्मिलित होती है जब एक मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करता है। साथियों, आप सभी साथ में जुड़े रहिए, इस काउंसलिंग साइकोलॉजी के लेक्चर्स को लास्ट तक पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे किस प्रकार के भी आगे पार्ट 4, 5, 6, 7 पूरी सीरीज आएगी। आप पूरी सीरीज को देखिए, जानिए, समझिए और अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न आता है आप कमेंट बॉक्स में डालिए और बताइए कि किस प्रकार से हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाना है और जो टॉपिक हो वो आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।